नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इस यंत्र को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है पॉक्सो एक्ट को लेकर कि पॉक्सो एक्ट के तहत क्या कानूनी प्रावधान है। इसके अलावा अगर कोई और भी कानूनी समस्या आपके सामने है तो आप सीधे हम तक जुड़ सकते हैं। बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता आप हमसे ले सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर प्रशांत, स्वागत है आपका। जब हम लोग सर बात करते हैं पॉक्सो एक्ट की, तो पॉक्सो एक्ट है क्या, ये कैसे संरक्षित करता है, सुरक्षित करता है, उसकी उपयोगिता क्या है? कोई भी अपराध शारीरिक या मानसिक जी किसी भी बच्चे या बच्ची, जो भी बच्चा 18 वर्ष से कम उम्र का है या तो बच्चा है या बच्ची, अगर उसके साथ घटित होता है तो ये अधिनियम उसके लिए एप्लीकेबल है। जी इस एक्ट के अंदर में 3 वर्ष से लेके मिनिमम 3 इयर्स से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान है। जी इसमें सेक्सुअल पेनिट्रेशन, असॉल्ट या पोर्नोग्राफी जैसे मामले जी इस प्रावधान में आते हैं। जी हमें सिर्फ जरूरत है कि जागरूकता की कि कोई भी अगर दुष्कर्म होता है तो हम उसे उस कंप्लेन को पुलिस के संज्ञान में ले आए। ठीक है, लेकिन सर जो समझते हैं कि बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम जो कहा जाता है, इसके तहत कैसे अगर किसी बच्चे के साथ कुछ शोषण, यौन शोषण उसका होता है, कुछ अपराध का घटित होता है, तो फिर उस बच्चे को क्या क्या करना चाहिए, कैसे इस चीज़ की शिकायत को लेकर आगे बढ़ा जाना चाहिए? उस बच्चे को के पेरेंट्स को करना चाहिए। बेसिकली बच्चा तो बहुत छोटा है जी। अगर बच्चे के पेरेंट्स को सबसे पहले तो अगर कोई भी ऐसा अपराध किसी भी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ घटित होता है तो उनके पेरेंट्स को सबसे पहले जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो अपराध घटित हुआ है जी, उस पुलिस स्टेशन में जाके सबसे पहले तो कंप्लेन रजिस्टर करानी चाहिए। जी वहाँ पे जो भी कंसर्न पुलिस ऑफिसर है वो ड्यूटी बाउंड है, ही हैज टू रजिस्टर द कंप्लेन। और अगर वो ऐसी कंप्लेन रजिस्टर करने से मना करता है तो 6 महीने की सजा का प्रावधान उसके अगेंस्ट में भी इस एक्ट में दिया गया है। जी अगर फिर भी अगर कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो पाती है तो 0 FIR का प्रोविजन है उस इस एक्ट के अंदर में। अगर जहां पे भी ये कृत्य घटित हुआ है, अगर उस पुलिस स्टेशन FIR नहीं लॉन्च करता है तो जो बच्चा जिस ज्यूरिडिक्शन में रहता है उस पुलिस स्टेशन में भी FIR लॉन्च कराई जा सकती है। ठीक है, लेकिन सर प्रशांत, यहाँ पे समझना ये भी जरूरी हो जाता है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज दरअसल है क्या, इसको डिफाइन कैसे किया गया है, क्या कौन से कृत्य हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बेसिकली का मतलब है बच्चे के साथ कोई भी दुष्कर्म होना। वो दुष्कर्म या तो उसके साथ सेक्सुअल पेनिट्रेशन हुआ है जिसको रेप कहते हैं, या तो उसके किसी भी प्राइवेट पार्ट्स में अगर फिंगरिंग की गई हो या किसी भी उसके बॉडी पार्ट को अगर टच किया गया है तो ये इसके चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के डेफिनेशन में आते हैं। जी। अगर कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को बाधित करता है किसी पोर्नोग्राफी वीडियोस को देखने के लिए, या तो उसके किसी प्राइवेट बॉडी पार्ट का वीडियो बना लेता है या उसके प्राइवेट किसी बॉडी का फोटोज क्लिक कर देता है और फिर उसे ये कहता है कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ, ब्लैकमेल किया जाता है, ब्लैकमेल करता है, तो ये भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की कैटेगरी में आ सकता है। इन ऑफेंसेस को कैटेगराइज किया गया है किसी आधार पर? इसे बिल्कुल कैटेगराइज किया गया है जी। उसमें ये कहा गया है कि इसमें एक तो सेक्सुअल पेनिट्रेशन ऑफेंसेस हैं, दूसरे सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं जो कि
विदाउट पेनिट्रेशन होते हैं। तो इसमें अलग अलग कैटेगराइज किया गया है और अलग अलग सजा का भी प्रावधान दिया गया है। इसमें अगर सेक्सुअल पेनिट्रेशन होता है तो कम से कम 10 वर्ष की सजा है जी। अगर यही ऐसा कोई कार्य किसी रिलेटिव के द्वारा किया गया हो या किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया गया हो या किसी डॉक्टर के द्वारा या किसी भी आर्म फोर्स पर्सन के द्वारा, तो ये जो ऑफेंस है ये और एग्रेवेटेड फॉर्म में आता है और इसकी सजा का प्रावधान और बढ़ जाता है जो कि लाइफ इम्प्रिजमेंट तक जाता है। अगर ये कोई ऑफेंस सेक्सुअल असॉल्ट जो कि विदाउट पेनिट्रेशन की कैटेगरी का है, इसे किसी बच्चे की बॉडी पार्ट को टच करना, तो इसके लिए 3 साल की सजा है। बट ऐसा ही कोई कृत्य अगर किसी उसके रिलेटिव के द्वारा किया गया हो, नॉन रिलेटिव जो उसके आसपास रहता है या किसी डॉक्टर या किसी पुलिस ऑफिशियल के द्वारा किया गया हो, तो ये 5 साल तक के लिए इसकी सजा का प्रावधान दिया गया है इस अधिनियम में। ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है तो बच्चा तो छोटा होता है और ऐसी घटनाओं से बच्चा सहम जाता है, तो क्या ऐसा भी कुछ प्रावधान है कि भाई उसको काउंसलिंग के लिए उसकी कोई व्यक्ति यहाँ पर नियुक्त किया जाए या फिर एक कमेटी हो जो किसी प्यार से या फिर किसी और तरीके से बच्चे के साथ प्यार से बैठ के पूछताछ करे ताकि वो सारा सच बता सके बच्चा? देखिए, ऐसा तो कमिटीज क्या बहुत सारे एनजीओज इस पे वर्क कर रहे हैं आज के डेट में, बट बच्चा हर किसी से खोल नहीं पाता है। तो उसे जरूरत है कि उसके पेरेंट्स को जरूरत है कि उस बच्चे को कंफर्टेबल जोन में ले आके उससे बात करें, ओपन अप हैं, और वो बच्चा अगर बताता है, क्योंकि ये जो घटना होती है या किसी भी बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज होता है, ऐसा देखा गया है कि वो मैक्सिमम जो है वो किसी न किसी नोन पर्सन के द्वारा किया गया है, या तो किसी रिलेटिव के द्वारा, या अगर स्कूल में गया हुआ है तो किसी टीचर के द्वारा, या कभी किसी प्यून के द्वारा किया गया हो। तो हमें सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि उनके पेरेंट्स को कि बच्चे से हमेशा ओपन अप होकर रहें, और अगर कभी भी ऐसा कोई भी कृत्य उनके संज्ञान में आता है तो इसकी हमेशा पुलिस में कंप्लेंट जरूर करें। ये कभी ना सोचें कि ऐसा हमारे रिलेटिव ने किया है तो शायद हमारा नाम खराब हो जाएगा, आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी। ऐसा प्रावधान लाया गया है इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि जो भी बच्चा है उसकी ना तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी और ना ही कुछ भी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके ऊपर डिस्कस हम लोग करेंगे कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना होने के लिए प्रावधान क्या रहता है। इस वक्त आरके हम तो जुड़ चुके हैं पटेल नगर दिल्ली से। आरके, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता सर हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी सर, मैं ना आरती गुलाटी बोल रही हूँ पटेल नगर से। जी आरती सर, ऐसा है कि मेरी शादी ना 10 सितंबर को हुई थी जी। तो 10 सितंबर को होने के बाद ना मतलब मेरे को शुरू से ही मेरे इन लॉज ने तंग करना शुरू कर दिया जी। और उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया क्योंकि मेरे पेरेंट्स एक तो फादर मेरे हार्ट पेशेंट है और मदर मेरी आस्थमाटिक है जी। और उन्होंने हमें ना मतलब इतना तंग किया, डॉगरी के लिए इतना परेशान करते थे कि ये लेके आ वो लेके आ। जब तक मेरे पेरेंट्स लेते रहे तब तक तो मुझे रखे रखा। एक दिन उन्होंने घर बुला के मेरे को धक्के मार के ना घर से बाहर निकाल दिया जी। जब धक्के मार के उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया तो मेरे पापा मम्मी पेरेंट्स वहाँ पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने वहाँ भी पैसा चढ़ा दिया, हमारी पुलिस ने भी नहीं सुनी सुनो। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने फिर उन्होंने बोला, हमने किसी ने बोला कि हमने ना वो करना है कि हम आप वुमेन सेल में डाल दो। अब हमने वुमेन सेल में सर जब केस डाला है तो उसके बाप उसके जो लड़के का फादर है और लड़के ने हमारे लिए ना क्या कर दिया है कि सिविल सूट डाल दिया है कि हमने अपने लड़के को ना डिबार कर दिया है। तो डिबार कैसे कर दिया जब हमारा वुमेन सेल में भी सर केस चल रहा है, हम इतने परेशान हैं सर। आरती, बेहतर होगा, आपकी बिल्कुल बात मैं समझ रहा हूँ, बेहतर होगा कि इस केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं पहले वो सारे डॉक्यूमेंट आप हम तक भेज दीजिएगा कि उस वक्त उसको देखने के बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे, कोई सहायता आपको दे पाए। प्रशांत, कुछ बताना चाहेंगे आप इनको आरती को इस संबंध में? देखिए आरती जी, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। अगर आपने वुमेन सेल में कंप्लेन लॉन्च की है तो जो भी प्रॉपर इंक्वायरी है उसके बाद आपको पुलिस फेलिसिटेट करेगी। अगर उन्होंने कोई भी सिविल सूट डाला है, डिबार कर दिया है, उससे कोई डरने की कोई बात नहीं है। वो जो भी पैतरे अपना रहे हैं उन्हें करने दीजिए। आप विश्वास रखिए कानून में, आपको सहायता मिलेगी। और अगर आप डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर प्रोवाइड करा पाएंगी तो मैं ज्यादा बेहतर सलाह दे पाऊंगा। जी बिल्कुल आरती, हमारा जो एड्रेस है वो लगातार फ्लैश हो रहा है, हमारी मेल आईडी भी लगातार फ्लैश हो रही है। आप किसी भी माध्यम से हम तक डॉक्यूमेंट अपने पहुंचा सकते हैं, उनको देखने के बाद एक बेहतर सहायता आप तक जरूर पहुंचेगी। हमारी तरफ से बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस वक्त रायबरेली से लक्ष्मण हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। लक्ष्मण, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं?
सर हम जो है खेती हमारी जो है कुछ गुंडे लोग ने क्या, जो वहाँ के रहने वाले हैं जी, विधायक में जुटे हुए हैं, कोई कांग्रेस में जुटा हुआ है, कोई समाजवादी पार्टी में जुटा हुआ है, तो वो कुछ लोग मिल करके हमारी जमीन हड़प लिए हैं। जी, शिकायत आपने कहीं दर्ज कराई लक्ष्मण इस बारे में? ये हम 3 बार क्या कहते हैं, जो मंगलवार को तहसील दिवस होती है जी, तो इसको मैं 3 बार डीएम एसडीएम के पास एप्लीकेशन लगा चुका हूँ जी। तो वहाँ के मतलब जो डीएम है एसडीएम है, ये कहते हैं कल आएंगे परसों आएंगे, कम से कम आज 3 महीने से हम दौड़ रहे हैं जी। अभी तक कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। जो एप्लीकेशन आपने लगाई उस एप्लीकेशन की रिसीविंग है आपके पास? हाँ, फोटो कॉपी हम करा रखे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बेहतर आपने ये काम किया। प्रशांत, क्या इनको करना चाहिए इस वक्त पर? आपने जो भी कॉपी रिसीव कराई है उसके साथ एक आप एप्लीकेशन दीजिए, पुलिस में तहरीर सबसे पहले दीजिए कि हमने ऐसा किया था और हमें कोई सहायता नहीं मिली है। पुलिस के पास जाइए, एक कंप्लेन दीजिए और मांग कीजिए कि इस कंप्लेन को रजिस्टर करके एफआईआर किया जाए। अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो किसी वकील के माध्यम से कोर्ट में जाइए। आप 156 दिन का प्रोविजन है एफआईआर का। अगर कोर्ट को लगेगा कि आपके दस्तावेज सही हैं और आपके साथ जाति हो रही है तो कोर्ट डायरेक्ट करेगा पुलिस को एफआईआर लॉन्च करने के लिए, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए। उसके लिए आप परेशान जो कह रहे हैं कि उन्होंने तहसील दिवस के अंतर्गत डीएम एसडीएम को 3 बार ज्ञापन, 3 बार अपनी जो शिकायत हो दर्ज करा दी है, लेकिन उस तरह से कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो उसके बाद फिर क्या कोर्ट जाने का तरीका इनके पास सही रहेगा कि पहले थाने जाएं? नहीं, पहले तो उन्हें थाना जाना पड़ेगा। थाने पे जाएंगे, वो एक कंप्लेन देंगे। अगर पुलिस को लगता है कि हाँ इसमें प्रॉपर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा जी। उन्होंने जो तहरीर दी है वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, कभी होता है, कभी कोई ऑफिसर प्रेजेंट होता है, कभी कहीं किसी वजह से नहीं आ पाता है, तो जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो थाने से होना चाहिए जी। ठीक है लक्ष्मण, उम्मीद करता हूँ कि बेहतर सहायता इस बारे में आपको जरूर मिली है। आप ये तरीका अपना कर देखिए जो प्रशांत ने आपको बताया है। उसके अलावा भी अगर आपको उस तरीके को अपनाने में उसके बाद कोई दिक्कत सामने आती है तो वापस आप हम तक जुड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। अमरोहा से सरदार सिंह हमारे दर्शक। सरदार जी, अपनी बात आप रखें सर। हाँ जी साहब, मेरी एक प्रॉपर्टी मैंने और मेरे चाचा ने ली थी 1960 में गुजरिए एक ही रिश्ते बनाने से जी, और इस संपत्ति से अलावा और कोई संपत्ति मैंने साझे में खरीदी भी नहीं है, एक ही संपत्ति थी जी। अब मैंने उनके ऊपर, उनकी डेथ हो गई है 1990 में जी। अब उनके जो वारिसान है मैंने उनके ऊपर दावा किया है बांटने के लिए, जहाँ भी आदि बांट लो तो मना कर दिया उन्होंने, तो मैंने पार्टीशन का दावा किया है अदालत में जी, सिविल कोर्ट में जी। तो उसमें उन्होंने एक फर्जी दस्तावेज बना के दाखिल कर दिया है कि इन्होंने अपना आधा हिस्सा हमारे पिता को 1968 में, जब 1960 में बेच दिया था। ये बनावा अनरजिस्टर्ड पेपर डॉक्यूमेंट बना के जमा कर दिया। आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है कि आपने पार्टनरशिप में वो ली थी? आपके पास कोई सेल मालिक है, बनाने से मजबूरी है, हम उसके मालिक हैं। अच्छा, ठीक है, बनाने से मालिक है, जल्द से। ठीक है सर। जैसे पेपर देखने के बाद हम लोग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में बेहतर स्थिति में आ पाते हैं, और साथ ही साथ जो कोर्ट में डिस्प्यूट आपका चल रहा है तो कोर्ट से अब तक क्या डायरेक्शंस आ पाए हैं, इनको देखने के बाद ही हम लोग बेहतर स्थिति में आ पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि जितने भी कागजात आपके हैं, आपकी चाहे रजिस्ट्री के कागजात हों, चाहे जो उधर से सूट जो क्लेम किया गया है, चाहे जो अदालत की जो कार्रवाई है अब तक, उन तमाम चीज़ों की एक फोटोकॉपी हम तक भेज दीजिएगा। हम लोग बेहतर आपको तब गाइड कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोग जुड़ने के लिए। प्रशांत जी, जो हम लोग बात कर रहे थे पॉक्सो एक्ट के बारे में, तो क्या ये किसी जेंडर स्पेसिफिक होता है कि सिर्फ जो फीमेल जो चाइल्ड हैं सिर्फ उन्हीं के लिए पॉक्सो एक्ट है, या जो लड़के जो होते हैं या उनके लिए भी लागू रहता है? ये देखिए ना, ये जेंडर न्यूट्रल लॉ है। कोई भी अगर कृत्य ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट किसी के भी बच्चे के अगेंस्ट जो कि 18 वर्ष से कम आयु का है, अगर उसके अगेंस्ट में हुआ है तो ये एक्ट एप्लीकेबल है जी। ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी जो स्कूल गोइंग लड़कियां होती है 15-16 साल की, वो अगर स्कूल जा रही हैं तो कुछ एडल्ट मेल उन्हें परेशान करते हैं, उनका पीछा करते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी है इस एक्ट में, सेक्सुअल हरासमेंट कैटेगरी जी। वो इस एक्ट को उसमें भी एप्लीकेबल हो सकती है, जिसमें उन्हें कम से कम 3 साल की सजा भी हो सकती है अगर वो ऐसा कृत्य करते हैं। ठीक है, एक तो सजा उसके लिए हुई जिसने कि एक कृत्य करने की कोशिश की, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसमें उस व्यक्ति का साथ दे रहा होता है तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसमें अबेट कर रहा है, उसे उकसा रहा है, या अगर उसमें उसकी जी हेल्प कर रहा है,
कि उस कृत्य को करने के लिए, वो तो इक्वली लायबल है। और जितनी सजा उस सेक्सुअल असॉल्ट करने वाले को होगी, वो सेम पनिशमेंट इसे भी मिलेगी। अगर उसे 10 साल की सजा होती है तो उसे भी 10 साल की सजा होगी। ठीक है। इस वक्त पंजाब से ओम प्रकाश हमारे दर्शक। ओम प्रकाश जी, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार। जैसे कि हमारी बहू ने ना, मेरे बेटे की घरवाली ने जी हमारे मतलब ऊपर केस दिलवाया था, उसमें आग लगाने का जी। तो लेकिन उसे आग तो लगाई थी, एक ड्रामा किया था जी। तो और एक दो में उस केस में खर्चा लगवा दिया उस लड़की ने। तो दूसरा हमने उसका ना डिवोर्स का केस डाला है उसके ऊपर कि हमें डिवोर्स चाहिए, हमें रखनी नहीं है। और हमारे में से गवाहियां भी हो गई हैं जी। वो लड़की कहते हैं कि मेरे को घर जाना है वापस, तो हम क्या करें? हमें तो लाना नहीं है। वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन आपने क्या तलाक अब तक हो चुका है प्रकाश जी? नहीं, तलाक हुआ नहीं है। मतलब है उनका वकील डेट पर डेट लेकर चला जाता है। ठीक है। हमारी गवाहियां क्या सलाह देंगे आप इनको? अभी सिचुएशन जो मुझे समझ में आ रहा है, जो आपकी बात से मुझे लगा कि अभी सिर्फ सूट पड़ा है और वो वापस रिकंसाइल करना चाहती हैं, वापस घर आना चाहती हैं। बिल्कुल। तो लेकिन तलाक का मुकदमा इन लोगों ने किया हुआ है। अगर उनसे आप बात कीजिए, जो आपकी बहू के पक्ष के लोग हैं, अगर वो वापस आना चाहती हैं और तलाक को ख़त्म करना है, तो एक कोर्ट में एक एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं कि हमें रिकंसाइल करना है। क्योंकि हिंदू, अगर आप धर्म को के अकॉर्डिंग आपने हिंदू मैरिज एक्ट में अगर डाइवोर्स पिटीशन फाइल की है, तो इसमें अलग होने का डाइवोर्स का कंसेप्ट नहीं है, हमेशा रिकंसाइल करने का कंसेप्ट है। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो आना चाहती हैं अपनी स्वेच्छा से, तो सिर्फ एक एप्लीकेशन लगा के उसको रिकमेंड कर सकते हैं। इनका कहना यह है कि वो इन्होंने डाइवोर्स का केस फाइल किया है, वो चाहती है रिकंसाइल करा, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि रिकंसाइल हो। ये लोग नहीं चाहते रिकंसाइल हो, तो कोर्ट के डायरेक्शन पे ही कुछ हो सकता है। ठीक है। जो हम लोग बात कर रहे थे कि बाल यौन अपराध के लिए, तो इसमें क्या बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन होना भी ज़रूरी होता है ताकि हम प्रूव कर सकें इस चीज़ को? बिल्कुल, इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमें कोर्ट में किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए एविडेंस की रिक्वायरमेंट होती है जी। बच्चे होता कि बच्चे छोटे होते हैं, वो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते वो कि एग्जैक्टली हुआ क्या, तो हमें कोर्ट में हमेशा एविडेंस की ज़रूरत होती है जी। इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी हो जाता है। जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, अगर वो लड़की है 18 वर्ष से कम आयु की, तो जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो एक लेडी डॉक्टर के ही द्वारा होगा। और वो उस बच्चे के पेरेंट्स के या फिर कोई भी गार्जियन जिसके साथ बच्चा कंफर्टेबल रहता है, उनके प्रेजेंस में ही हमेशा होगा। ठीक है। इस वक्त मध्य प्रदेश से सुरेश हमारे दर्शक हम जुड़ चुके हैं। सुरेश, अपनी बात अब रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? चलिए, सुरेश का संपर्क में छूट गया। सुरेश, आपका नंबर तो जरूर पहुंच चुका है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम आपको जल्द कॉल करेगी और बेहतर सहायता आपकी कॉल करके आप तक इस बारे में ज़रूर पहुंचाई जाएगी। लेकिन सर, ऐसा भी क्या कुछ है कि अगर कोई रिलेटिव अगर सेक्सुअल अब्यूज़ करता है या फिर कोई बाहर वाला करता है, तो उसके लिए स्पेशल इसमें प्रोविजंस रखे जाएँ? बिल्कुल। इसमें होता क्या है, अगर हमेशा, मैंने पहले भी कहा कि हमेशा इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें कोई ना कोई रिलेटिव या कोई नोन ही पर्सन इन्वॉल्व रहता है। हाँ। तो हमें ज़रूरत है, पेरेंट्स को ज़रूरत है कि इस बात को उजागर करें। वो डरे नहीं कि ये हमारी बदनामी हो जाएगी या हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा। साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि ऐसे लोग अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। ये आज आपके बच्चे के साथ कर रहे हैं, कल किसी और के बच्चे के साथ करेंगे। तो ज़रूरत है कि हमेशा इनकी कंप्लेन करने के लिए, ताकि ये आगे चल के जी सोसाइटी में ऐसा ना हो सके। और हमेशा जो भी ऑफेंस जैसे सेक्सुअल पेनिट्रेशन असॉल्ट है, हाँ। अगर ये किसी नॉर्मल आदमी के द्वारा किया गया है, तो अगर 10 साल की सजा है, और अगर यही एक्ट अगर किसी भी रिलेटिव या डॉक्टर के द्वारा किया गया है या किसी नॉन पर्सन के द्वारा किया गया है, तो ये एग्रेवेटेड फॉर्म में आता है। जहां 10 साल की सजा है, वहां उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा में कन्वर्ट हो जाती है वो।
ठीक है सर, प्रशांत सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमको जुड़ने के लिए, लीगल हेल्पलाइन में बेहतर सहायता हमारे दर्शकों की करने के लिए इस बारे में। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन की टीम का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को एकमात्र समान रूप से सही वक्त पर बेहतर न्याय मिले। और इस बारे में अगर कोई भी कहीं भी कैसी भी दिक्कत आपके सामने आती है तो निःशुल्क सहायता के लिए आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको पूरी सहायता, बेहतर कानूनी सहायता जरूर पहुंचाई जाएगी। नमस्कार।